बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना किसी का एजेंडा, ना किसी की लाइन, सिर्फ डायरेक्ट लाइन। अजमल जामी के साथ जुम्मा हफ्ता इतवार आप देख सकते हैं एक न्यूज़ पर। आज का प्रोग्राम बड़ा ख़ास है मेरे मेहमानों की वजह से। डायरेक्ट लाइन का ये हमारी रवायत रही है कि हर प्रोग्राम में हम अपने मौजू पे बात करने से पहले, मेहमानों का तारुफ करवाने से पहले ख़बर आपकी खदमत पेश करते हैं। आपको याद होगा कि ट्रांसमिशन में प्रोग्राम में इस खाकसार ने खबर दी थी कि सदर आरिफ अलवी जाने से पहले कोई तुरब का पत्ता खेल सकते हैं, और वो खबर दुरुस्त साबित होती दिखाई दे रही है, क्योंकि आरिफ अलवी साहब बहसीत सदर कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से गुरेज़ा हैं। उनकी मांग ये है कि चूँकि ईवान मुकम्मल नहीं, चूँकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिजर्व सीटें नहीं मिली, ईवान नामुकम्मल है, लिहाजा इजलास नहीं बुला सकता। इस सूरत हाल में इसहाक डार साहब ये कहते हैं कि अगर वो नहीं बुलाते तो दिन पूरे हो जाएंगे जब 29 तारीख तक, तो उसके बाद जो ट्रांजिशनल स्पीकर हैं राजा परवेज़ अशरफ वो इजलास बुला लेंगे, ये कोई मसला है नहीं। लेकिन आइनी तौर पर डार साहब की दलील थोड़ी सी कमज़ोर है, और आइनी तौर पर आरिफ अलवी साहब का जो ये गुरेज़ा रहना है ये भी थोड़ा सा कमज़ोर अमल है, क्योंकि अगर वाकई आरिफ अलवी साहब संजीदा होते तो यही जवाज़ लिख कर सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई तलब करते कि जनाब ईवान नामुकम्मल है, कैसे इजलास बुलाऊँ, आप रहनुमाई फरमाएँ। अमली तौर पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, अलबत्ता सियासी तौर पर वो तुरब का पत्ता खेल दिया, जिसके बारे में हम अपने प्रोग्रामों में आपको कई बार इशारों में खबर दे चुके थे। दूसरी खबर आज के प्रोग्राम में चेयरमैन सेनेट के हवाले से है। कई ये खबरें थी, काकड़ साहब का नाम लिया जा रहा था, मोहतरमा शेरी रहमान का नाम लिया जाता था, लेकिन अब तक की मेरी ताज़ा इतलात बताती हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी इज़ दी हॉट फेवरेट कैंडिडेट। बलूचिस्तान के हवाले से कल खबर आपको दे चुका हूँ कि जहाँ सरफराज बुख्ती हॉट थे, वहाँ ज़हूर बुलेदी भी मैदान अमल में आ चुके हैं। उन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना होगा। अब आ जाते हैं आज के डायरेक्ट लाइन के एजेंडे के ऊपर। सदर आरिफ अलवी किस मिशन पर हैं? क्या वो इजलास ना बुलाने में कामयाब होंगे? अगर ऐसा होता है तो फिर क्या ऑप्शन होगी, और क्या इस हिकमत अमली में उन्हें इमरान खान साहब की भी हिमायत हासिल है या नहीं? दूसरा अहम मौजू है मरियम नवाज़, जो कि वज़ीर आला पंजाब बनने जा रही हैं, पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला होंगी। और सबसे अहम मामला ये कि इन इंतखाबात के नताइज के बाद जो सूरत हाल बनी, क्या उससे मुझे, आपको, एक आम आदमी को सुख का सांस लेने का मौका मिलेगा? क्या मेरी मईशत ठीक हो पाएगी? क्या सियासी इस्तेहकाम हमें हासिल हो पाएगा? या जो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब और दीगर कहना शुरू हो गए कि निज़ाम नहीं चलेगा, मजबूरी में ले रहे हैं और जल्द इंतखाबात दोबारा करवाना पड़ेंगे? तो इन अहम तरीन मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज मेरे पैनल में मौजूद हैं अहम तरीन मेहमान, मेरे उस्ताद और मेरे बुज़ुर्ग। मुल्क की सियासत और सहाफ़त को 50 बरस से ज़ायद देख रखा है जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, और हमें साथ हासिल रहेगा सीनियर तज़किया निगार, बहुत ही बाखबर सहाफ़ी मोहतरमा आसमा शिराजी साहिबा का भी। शामी साहब, डायरेक्ट लाइन में आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़े तवील अरसे बाद आपसे गुफ्तगू का मौका मिल रहा है टीवी स्क्रीन पर डायरेक्ट लाइन के तवस्सुस से। आपको पहले तो खुशामदीद पहुँचे। हाँ, अगरचे चंद हफ्ते हुए हैं मेरे ख्याल जी, हमारे लिए तवील है, लेकिन वो चंद साल मालूम होते हैं जी। लेकिन बहरहाल आपको मुबारक हो। माशाल्लाह, क्या कहा है इकबाल ने कि इसी रोज़ शब में उलझ कर ना रह जा, वाह, तेरे सामने आसमां और भी हैं। वाह, तो अल्लाह ताला मुबारक करे आपका सफ़र। शामी साहब, ये सदर आरिफ अलवी की जानिब में इशारा करता, हमारी खबर भी थी और वो दुरुस्त साबित होती दिखाई दे रही है। रोक पाएंगे वो इजलास को? देखिए, सदर आरिफ अलवी जो हैं वो बड़े ढंग के आदमी हैं, लेकिन अभी जो उन्होंने फाइल रोक ली है, तो मतलब यह है कि जो ख्वातीन की नशिस्तें हैं जो पीटीआई के हिस्से में आनी चाहिए थी जी, या सुन्नी कौंसिल के हिस्से में, उसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने कोई फैसला नहीं किया। सुन्नी कौंसिल अपनी फहरिस्त पेश कर चुकी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो ये फैसला नहीं कर पा रहा कि उन दरख्वास्तों को कबूल किया जाए या मुस्तरद कर दिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि पहले तो इलेक्शन कमीशन का काम है तो इस बारे में वाज़ेह फैसला करे, ताकि मालूम हो जाए कि ये नशिस्तें जो हैं वो किस तरह से पुर होनी हैं, सुन्नी कौंसिल को मिलनी हैं, और उसने जो कागजात नामजदगी दाखिल कराने की तारीख जो थी वो गुजर गई, वो फहरिस्त पेश करने की तारीख गुजर गई, उसके बाद उसने वो फहरिस्त पेश की है। तो अब इलेक्शन कमीशन फैसला कर दे या और उनको नशिस्तें दे दे, ये मुनासिब बात होगी। बिल्कुल ठीक। लेकिन अब सदर साहब जो है ना, उनका ये एतराज़ तो दुरुस्त है कि अभी हाउस मुकम्मल नहीं हुआ,
लेकिन अब जो दस्तूर कहता है कि 21 दिन जी। इंतखाब के बाद 21 दिन के अंदर इजलास बुलाना पड़ेगा, तो वो भी मेरे ख्याल सदर के ऊपर एक बाइंडिंग है। अच्छा, इसमें एक अहम बात ये होगी कि अगर सदर साहब इजलास नहीं बुलाते फिर और स्पीकर बुला लेते हैं तो फिर पीटीआई जो थी या सुन्नी कौंसिल जो है आज की, वो क्या उसमें शरीक होगी? और दूसरी बात यह है कि जो ये हाउस का मुकम्मल होना या ना होना, पंजाब असम्बली में एक रवायत कायम हो गई है ना जी, यहाँ भी ख्वातीन की नशिस्तें खाली रही हैं। हाँ। तो यानी जो पीटीआई के हिस्से की हैं, अब अगर जब स्पीकर का इंतखाब होगा और वजीर आज़म का इंतखाब होगा, तो ये तो फिर जो उनको जो कुल ऐवान है ना, उसकी जो मेजॉरिटी है उस उतने वोट हासिल करने पड़ेंगे ना कामयाब होने वाले बिल्कुल उम्मीदवार को। ठीक। तो इसलिए वो नशिस्तें खाली हों या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता अमली तौर पर, यानी प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं है। जो कुल ऐवान की मेजॉरिटी जो है अगर किसी के साथ होगी तो वो स्पीकर मुंतखब होगा और वजीर आजम भी तभी मुंतखब होगा। तो मेरा ख्याल जो ये एक इम्तिहान होगा ना, जो इस वक्त यानी जो लोग कह रहे हैं कि उन्हें अक्सरियत हासिल है, कि वो अपनी अक्सरियत शो कर दें। बिल्कुल ठीक। आज मेरी कुछ कानूनी माहिरीन से भी बात हुई, बैरिस्टर साद रसूल से मेरी बड़ी तफसीली इस मौजू पर गुफ्तगू हुई। वो ये कह रहे थे कि एक छोटी सी नज़ीर हमारे पास मौजूद है कि यहाँ जब पंजाब में स्पीकर पंजाब असम्बली ने हमजा शहबाज से हलफ लेने से इनकार किया था, आपको याद होगा, अदालत बीच में आई और फिर स्पीकर नेशनल हलफ उनसे लिया था। तो ऐसी नज़ीर मिलती है जहाँ अदालत को फिर तशरीक करनी पड़ी तो शायद मामला अदालत की जानिब जाए। लेकिन इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत की इस जो मूव है उसके ऊपर लेके सहाफ़ी तजिया निगार किस नतीजे पर पहुँचे हैं। मोहतरमा आसमा शराजी साहबा को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। मुशर्रफ जैदी साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आसमा जी, आपको क्या लगता है, क्या वाकई सदर सीरियस हैं? अगर तो वो सीरियस हैं इजलास रोकने में, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए कि जी ये देखें यहाँ असम्बली की अक्सरियत मौजूद अददी तौर पर पूरी नहीं है, रिजर्व सीटें नहीं मिली एक जमात को, लिहाजा मैं समझता हूँ कि इजलास नहीं बुलाया जा सकता जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता, या इसके पीछे कुछ और खेल कार फरमा है? मेरा ख्याल है आपका माइक म्यूट है, स्काइप के जरिए माइक जी, अब मैं सुन पा रहा हूँ। मेरी माजरत जामी, आपको बहुत मुबारक हो नया प्रोग्राम, और शामी साहब की खिदमत में मेरा सलाम, और मुशर्रफ साहब की भी। तो बिल्कुल देखिए, ये हो नहीं सकता कि तहरीक इंसाफ जो है उनसे वाबस्ता लोग जो हैं वो कोई ऐसा रखना ना डालें जिसकी ज़रूरत ना हो। मसलन सदर अलवी जो है वो बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं और बहुत ही अच्छे पार्लियामेंटेरियन रहे हैं। हमने पार्लियामेंट में उनको कवर किया और वो बेहतरीन कानून साजी, मेरा ख्याल है जितने अच्छी कानून साजी प्रेसिडेंट अलवी बतौर एमएनए पेश करते रहे हैं और जितना एक्टिव रोल उनका पार्लियामेंट के मेंबर के तौर पे रहा है, वो मेरा ख्याल है किसी से ढका छुपा नहीं है, और रिकॉर्ड कानून साजी उनके ऊपर, उनके जिम्मे जो है वो सर जो है वो मौजूद है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको बताएं कि जो आर्टिकल 91 है वो बहुत वाजे है कि 21 दिन के अंदर, उससे पहले भी सदर जो है वो इजलास तलब कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं बुलाते तो मेरा ख्याल है कि ये जिम्मेदारी जो है वो स्पीकर जो नेशनल असेंबली इस वक्त भी मौजूद होते हैं, और इसीलिए मौजूद होते हैं कि वो कोई भी रखना हो, मसलन कोई भी ऐसी चीज़ हो जाए, सदर मुमलिकत मौजूद नहीं होते या उसको कवर किया गया आइन के तहत, तो मेरा ख्याल है स्पीकर बहुत तरीके से उसको फिर बुला सकते हैं। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म की भी कोई इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है। मगर बहरहाल अगर ये मामला हर मामले की तरह जाएगा सुप्रीम कोर्ट में तो फिर ज़ाहिर समझ में आ जाएगी। लेकिन मैं मुख्तसरन आपको बता दूं कि मुख्तलिफ अदवार, मसलन पिछली दफ़ा जब आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन रहे थे, उस वक्त भी सदर मुमलिकत जो थे वो छुट्टी पे चले गए और उन्होंने उनसे ओथ नहीं लिया। इसी तरह से उसके बाद आप देखिए कि मुख्तलिफ कानून साजियों के हवाले से भी, और फिर जो उनके मुतनाज़ा ट्वीट्स थे कानून साजी के हवाले से, वो भी मंजर आम पर आते रहे। तो मुख्तलिफ औकात में फिर असम्बली जिस तरह से तोड़ी गई, बर्खास्त की गई, सदर मुमलिकत ने इमरान खान साहब के एडवाइस के ऊपर जिस तरह से बर्खास्त की, वो भी एक बहुत ही मुतनाज़ा मामला है। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में हालिया जो मुकदमे थे उसमें ये गूंज रही कि ये गैर आईनी
आईनी कदम था और गैर आईनी कदम में सदर मुमलिकत भी शरीक रहे। ठीक। चीफ जस्टिस जो इस वक्त के हैं उनके खिलाफ भी जो आपने देखा आया था रेफरेंस, उसमें भी सदर का जो किरदार था वो बहुत मुतनाज़ रहा। तो मेरा ख्याल है ये हो तो जाना है, असेंबली के इजलास ने मुनक्किद तो होना है, मगर 4 दिन से उसकी फाइल को दबाए रखना, उसके ऊपर प्रोसीड ना करना, मेरा ठीक। ख्याल है कि ये एक लेन-देन या लो और दो की बुनियाद और मखसूस नशिस्तों की बुनियाद के ऊपर ये बात जो है वो उसके ऊपर ये जा सकती है। बिल्कुल ठीक। इससे जुड़ी एक और ख़बर भी थी कि अखबारों में भी आई, मेरी भी कुछ ऐसी इत्तलात थी, हालांकि इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। आरिफ अलवी साहब का जो रिसेंटली कंडक्ट रहा, पीटीआई की दीन खान साहब उससे कुछ ज़्यादा मुतमिन नहीं रहे, उनसे नाला भी रहे। गो कि उन्होंने, जो मेरी इत्तलात हैं, जेल में भी कुछ पैगाम रसानी की कोशिश की, लेकिन वो वाली हिमायत या आशीर्वाद उन्हें नहीं मिल सकी। अब एक इत्तला ये है कि गालिबन वो ये सब करने के बाद पीटीआई की जानिब से जो जब सदारत के इंतखाबात हों सदर के, तो उसकी दौड़ में भी शामिल होना चाहते हैं कि मैं पीटीआई का उम्मीदवार भी हो सकता हूँ। इसकी तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन ये मेरी इत्तला है कुछ ज़राए के हवाले से। तो ये भी एक मामला हो सकता है कि उससे पहले वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाना चाह रहे हूँ कि देखिए मैंने तो पार्टी के कॉज के लिए, सीटें पूरी नहीं थी तो हमने इजलास रोकने की कोशिश की। बहरहाल अब दो और बड़े अहम मामला हैं, उसकी जानिब तवज्जो शामी साहब की भी आपकी चाहूँगा मैं। क्या ये निज़ाम चल पाएगा, क्योंकि विद इन नून लीग आवाज़ें आ रही हैं कि दोबारा इलेक्शन करवाना पड़ेगा, हमारे साथ भी धांधली। लेकिन उससे पहले एक और बड़ा अहम मुद्दा है जो बिलखुसूस शामी साहब की खिदमत में रखूँगा। शामी साहब, मोहतरमा मरियम नवाज़ पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला होंगी। उनसे सियासी इख्तलाफ हो सकता है, सियासी जमातों को उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन एक बड़ी अजब सूरत हाल मुझे देखने को मिली जब इंतहाई मकबूल तज्ज़िया निगार दानिश्वर जनाब औरिया मकबूल जान साहब ने एक हदीस का हवाला देते हुए औरत की हुक्मरानी और मरियम जैसे आ रही हैं उसके ऊपर सवाल उठा दिया कि ये तो जायज़ ही नहीं है। यह पहलू है, और इससे पहले बीबी शहीद भी थी, मोहतरमा फातिमा जनाब भी थी। अब इस दौर में ये बात, क्या इसका इतलाक होता है? देखें, जब मोहतरमा फातिमा जना को सदारती उम्मीदवार बनाया गया और अयूब खान की जो अपोजिशन थी उसने उनको, उनकी खिदमत में ये दरख्वास्त की कि वो इंतखाब में हिस्सा लें, तो उस वक्त ये बहस बड़े ज़ोर शोर से शुरू हुई थी और उलमाए कराम की एक बड़ी तादाद का ये ख्याल था कि औरत जो है उसको हुक्मरान नहीं बनाया जा सकता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है, उसमें यह है कि जब जो औरतों के सपुर्द करते जब मामलात, यानी जब औरतों के सपुर्द मामलात किए जाएं तो फिर ज़मीन जो है उसका पेट बेहतर है उसकी सतह से। तो ये, लेकिन अब इस पर बड़ी बहस हुई और जमात इस्लामी जो थी वो फील्ड मार्शल अयूब खान की मुखालफत कर रही थी, बिल्कुल मोहतरमा फातिमा जना के साथ थी। अगरचे मौलाना सैयद अबुल मौदूदी और उनके रफ़का उस वक्त जेल में थे, लेकिन जमात इस्लामी ने उनको सपोर्ट किया। और फिर उलमा में से भी जो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फतवा दिया जिसमें इस बात की इजाज़त है कि औरत को यानी हुक्मरान बनाया जा सकता है, सदर मुंतखब किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक। और ये बहस जो थी, फिर जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी, उससे पहले भी ये बहस छिड़ी और उनके मुखालिफ जो थे उन्होंने इस नुक्ते को उठाया, लेकिन उसमें भी कोई बात बनी नहीं, क्योंकि जो एक हमारे यहाँ यानी एक भारी अक्सरियत जो है उसने इसको रद्द कर दिया। बिल्कुल ठीक। अब हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक फतवा है इसमें, उन्होंने कहा कि पार्लिमानी निज़ाम में इख्तियारात जो हैं वो पार्लियामेंट के पास होते हैं, उससे आखज़ किए जाती है ताकत। हाँ जी, इसलिए औरत जो यानी खातून वज़ीर आज़म बन सकती है क्योंकि वो उसका इख्तियार मुतलक नहीं होता। बिल्कुल, वो पार्लियामेंट के पास इख्तियार होता है, पार्लियामेंट से अखज़ करदा ताकत के तहत वज़ीर या इख्तियार वज़ीर है। आज़म ये सदर बनते हैं। बिल्कुल। इसलिए अब ये मेरा ख्याल बहस जो है अब दोबारा नहीं छेड़ी जा सकती और इसमें कोई वजन बाकी नहीं रह गया। हमारे यहाँ मैं समझता हूँ अब भारी अक्सरियत इससे इत्तफाक कर चुकी है कि औरत जो है उसको हक हासिल है वज़ीर आज़म बनने का भी, बिल्कुल हक है, वज़ीर आला बनने का भी, 100% हक है, इंतखाब में हिस्सा लेने का भी।
और आप देखें बांग्लादेश में जी, हसीना वाजिद, खालिदा जिया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो थी, हाँ। वो पहली वजीर आजम थी जो किसी मुसलमान रियासत की वजीर बनी। जी। अब उसके बाद खालिदा जिया और फिर हमारी हसीना वाजिद वो रही। फिर आप तुर्की में देखें चांसलर रही। तो मेरा ख्याल ये बहस जो है आलम इस्लाम ने इस बात को कबूल कर लिया यही कि ये बहस जो है ये दुरुस्त नहीं है। जब मुख्तलिफ फतवों में आलम दीन ने इसकी वजाहत कर दी, जो मैंने आपसे सवाल इसलिए पूछा था कि आपने उस अहद को देख रखा है ताकि आज की जो कौम लोग जो देख रहे हैं वो इस बयान से या इस एक सियासी अमल से मुतासिर ना हो, हक़ाइक़ उनके सामने रहना चाहिए। आसमा शराजी जी, इसके अलावा आपको मैं बिलखुसूस मुखातिब कर रहा हूँ कि ये हम तो ख़वातीन के हुकूक़ की बात करते हैं, उनके साथ खड़े होने की बात करते हैं, तो ऐसे में सियासी इख्तलाफ की बुनियाद पर ऐसी बात करना अजब बात नहीं लगी आपको? नहीं, बिल्कुल बहुत अजब है और हर एतबार से अजब है। मतलब ये कौन-सा दौर है, इतनी आपके सामने नज़ीरें मौजूद हैं। अभी शामी साहब ने माशाल्लाह उनको तो अबूर हासिल है कि जिस तरह से उन्होंने इस्लामी जो रिवायात हैं और जो कोट की हैं अहादीस और वाक़यात, तो ये सारी चीज़ें तो मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली देखिए, हमने सियासत करनी है और सियासत के अंदर हर चीज़ को ख़ास करके जो मज़हब का अमल दखल आ गया है हर चीज़ के अंदर और इस्लामी टच हम हर चीज़ को देते हैं। मेरा ख़्याल है उसकी कई जगहों पे ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम जिस मुआशरे में जहाँ पे आके खड़े हो गए हैं, वहाँ पे ऐसे लगता है कि जैसे दलील की कोई गुंजाइश बाकी ही नहीं रही है। और ख़वातीन अब हर जगह पे, यानी अगर चाँद पर औरतें पहुँच गई हैं, मरीख़ के सफ़र पे हैं, सितारों पे कमंदे डाल रही हैं, कौन-सा काम है जो औरतें नहीं कर रही हैं? और बिल्कुल, सबसे बिल्कुल। ज़्यादा अगर आप देखें तो रोशन दलीलें तो हमारे अपने इस्लाम के इस्लाम के हवाले से अंदर। हैं। आप हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का किरदार देखिए, आप हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का किरदार देखिए, आप हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का आप देखिए उनका उनका किरदार, जिस तरह से उन्होंने एक पूरी एक टिरनी जो थी उसके खिलाफ एक जद्दोजहद की। तो इसके अलावा भी पाकिस्तान के अंदर भी औरतें देखें, मगर अनफॉर्चुनेटली चूँकि हर चीज़ के अंदर हमने डालनी है इस तरह की चीज़ें और औरतों के किरदार को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करनी है, ताकि वो मुआशरे की एक बावक़ार, बाइज़्ज़त और एक एक्टिव मुतहर्रिक किस्म की रुकन ना बिल्कुल बन ठीक। सके। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये इसमें हर चीज़, मुझे अफ़सोस हुआ, मैं उस दिन एक सीनियर सियासतदान का स्टेटमेंट सुन रही थी, मेरे ख़्याल चौधरी निसार साहब से वाबस्ता था। अगर वो गलत है उनसे वाबस्ता तो उनको ज़रूर इसकी तस्दीक करनी चाहिए, मगर उन्होंने मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से बात की कि जी किस तरह से उनके वालिद जो थे, अगर उनके वालिद गलत बात करते थे मोहतरमा के बारे में, तो उसकी सज़ा मरियम नवाज़ को क्यों मिलनी चाहिए? बिल्कुल और ठीक, क्या बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल ठीक। ज़रूरी नहीं, नहीं है उनसे कि मैं आपसे एग्री करता हूँ, सारे बेसित सहाफ़ी भी एक शहरी भी, कि आप सियासी इख्तलाफ करें, तर्ज़ हुक्मरानी पे जी। इख्तलाफ करें, लेकिन ये तो को मंतक़रफ़ ज़ैदी साहब, अनदर नोन एनालिस्ट, सियासत मंजरनामे पर गहरी नज़र रखते हैं। ज़ैदी साहब, ये आपसे बात मैं करना चाह रहा हूँ कि ये कोई वक्त तो नहीं ना ऐसी बहस छेड़ने का, जब शामी साहब ने इतनी तफसील से हमें बयान कर दिया कि फ़तवों में साबित है और ये बेमहल है, सियासी पसंद नापसंद की बुनियाद पे ऐसे टारगेट करना तो मुनासिब अमल नहीं है। आप किसी की सियासत पे इख्तलाफ करें, लेकिन ये क्या बात हुई जो औरिया मकबूल जान सब कर गए? जामी, मैं कोशिश करता हूं कि मैं जो, क्योंकि पिछले चंद सालों में हमारे पब्लिक डिस्कोर्स में गलत बातें बहुत ज़्यादा होने लगी हैं और बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंदी से वो बातें की जाती हैं, तो मुझे जो आप हवाला दे रहे हैं उसका इल्म नहीं है। मेरा कनेक्शन जो है वो अभी जो है बिल्कुल बना ठीक है, चलिए हम वो बात क्योंकि तय कर चुके हैं। मैं आपसे अब ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो नतायज आए हैं इंतखाबात के, उसके बाद जो मैंडेट पीटीआई को मिला, जिस तरह से वो अब सियासत कर रहे हैं, क्या ये सिस्टम, ये बंदोबस्त चल पाएगा धांधली के शोर में, आलमी इदारों को मुतवज्जे करते हुए, जगह जगह एहतजाज करते हुए? ये सिस्टम स्टे करेगा, डिलीवर कर पाएगा, या डू यू थिंक, जैसे मियाँ जवेद लतीफ़ कहते हैं, कि जल्द इलेक्शन करवाने पड़ेंगे? पता नहीं इलेक्शन करवाने पड़े या ना करवाने पड़े। अगर हमने इलेक्शन में फिर से वही करना है जो हमने इस दफा होने दिया, तो फिर शायद बेहतर है कि मजीद जो है वो इलेक्शन ना हो। मसला ये भी है कि माकूल अंदाज से जो लोग बात कर रहे हैं कि जो गलत काम हुए इलेक्शन से पहले भी और ख़ास तौर पे इलेक्शन के बाद, उन गलत कामों को नहीं होना चाहिए था। वो बेचारे जितने भी लोग हैं, जिसमें शायद मैं और आप और शायद अस्मा और शामी साहब भी शायद शामिल हैं उस ग्रुप में, उस ग्रोह में,
पाकिस्तानियों के जो कहते हैं कि बदउनवानी इलेक्शन में नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। फॉर्म 45 की बदली नहीं होनी चाहिए, फॉर्म 47 जो एक्चुअल हैं वो अपलोड होने चाहिए थे, और जो बहुत वाज़े तौर पे कुछ जगहों पे नजर आ रहा है, कम से कम खदशा ये है, सख्त शदीद खदशा ये है कि वहां पर धांधली जो है उसके इल्जामात साबित करने में इतना मसला नहीं होगा। तो उन लोगों के लिए जितनी जगह पीटीआई छोड़ती है वो मेरा ख्याल है बहुत अफसोसनाक है। ना सिर्फ ये कि 2/3 मैंडेट की बात की जाती है, और बजाय ये कि एक माकूल अंदाज से बात की जाए उन नशिस्तों पर जहां पर सबूत हो, एक ओवरआर्चिंग नैरेटिव जो है वो पार्टी के जो चाहने वाले हैं उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है कि ठीक। कुछ भी हो जाए, अब 2/3 अगर मैंडेट नहीं होगा तो हम नहीं खेलेंगे। अच्छा, यही खदशात थे जिसकी वजह से पिछले साल इलेक्शन जो है वो दोनों सूबाई असेंबलियों में, पंजाब में और केपी में, और फिर अक्टूबर वाला इलेक्शन जो है वो आगे हुआ। तो मेरा ख्याल है नया इलेक्शन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन जो इलेक्शन हुआ है उसके जो वाक़ईतन नतीजे हैं उनको जो है सामने आना चाहिए, और असेंबली तब बुलाई जानी चाहिए जब ये मामलात, मेरा ख्याल है 22 सीटें हैं ऐसी जहां पे बहुत वाज़े तौर पे एटलीस्ट पीटीआई का कहना ये है, और जहां तक मेरा अंदाजा खुद है उसमें से चंद सीटों का तो वाकईतन लगता है कि बिल्कुल मजाक नहीं, हुआ है। बल्कि तो हमाद अजहर से मंसूब एक स्टेटमेंट थी, मुझे इतला मिली कि वो जैसे इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल मीडिया बुलाया, फॉर्म 45 के हवाले अयाज मीर साहब भी, रेहाना डार भी थी, ऐसे कल प्रॉबेबली लाहौर में भी कोई 100 के करीब ऐसे वो लोग हैं जिन्होंने MPS का तो पीटीआई की क़यादत उन्हें भी सामने लाना चाह रही है फॉर्म 45 के साथ। शामी साहब, ये GDA सिंध में एहतजाज कर रही है, कौम परस्त मौलाना हिदायत वहाँ पे बलूचिस्तान में एहतजाज कर रहे हैं, पंजाब में ख़ुद मियाँ जावेद लतीफ़ साहब धांधली का शोर मचा रहे हैं, KPK में मौलाना फजल रहमान को शिकायत है। ये सब जब इतना ज़्यादा धांधली का शोर होगा, हुकूमत बन जाएगी, तो इस सब के साथ हुकूमत चल पाएगी, इस्तेहकाम सियासी नसीब हो पाएगा? जामी साहब, इससे पहले मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूँ जी प्लीज़, कि दस्तूर पाकिस्तान में कोई ऐसी कदगन नहीं है, ये बात भी हमें मद्देनजर रखनी चाहिए कि जिसमें औरत जो है वो वजीर आजम या वजीर आला, पुरानी बात का हवाला आप दे रहे हैं, ठीक है ना। दस्तूर पाकिस्तान में हमारे हकूक बराबर हैं, बिल्कुल ठीक, फंडामेंटल राइट्स, बिल्कुल ठीक। हर मुसलमान मर्द और खातून को यह हक हासिल है कि वो वजीर आजम बन सके, और वजीर आला के लिए ये शर्त नहीं है तो गैर मुस्लिम भी वजीर आला हो सकता है। तो इसलिए ये बात भी हमें मद्देनजर रखनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। और इस पे दस्तखत करने वाले बड़े बड़े जय्यद उलमा थे, हज़रत मौलाना शाह अहमद नूरानी, हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद और दूसरे लोगों ने इस पे दस्तखत किए हैं बाकायदा। अच्छा, अब आपने जो बात की, देखिए ये जो अपोजिशन है हमारी इस वक्त, यानी पीटीआई और या सुन्नी कौंसल, उन्होंने इंतखाब पर बहुत एतराज़ किया है, बहुत एहतजाज किया है, और दूसरी जमातें भी ऐसा कर रही हैं। लेकिन ये सब जमातें जो हैं ये असेंबलियों में मौजूद हैं, इन्होंने हलफ उठा लिए हैं, तो इसलिए जमीयतुल उलमा इस्लाम के अरकान भी मौजूद हैं असेंबली में, और पीटीआई के अरकान भी असेंबली में मौजूद हैं। गोया उन्होंने अमली तौर पर इन असेंबलियों को तस्लीम कर लिया है, यानी बायकॉट करते तो बात बनती। इनकी लेजिटिमेसी जो है ना वो तस्लीम कर ली है। अब इसका मतलब यह है कि जो शिकायत हैं उनका अजाला होगा उन फोरम्स के जरिए से जो कि दस्तूर ने और कानून ने इस वक्त तय कर रखे हैं। एक आप देखें 1970 का जो इंतखाब है वो जब हुआ था, उसके बाद जो अपोजिशन थी उसने कहा कि हम असेंबली में नहीं जाएंगे। 1 मिनट के लिए वो कौमी असेंबली में उसके अरकान नहीं गए, नहीं वो तब तो नहीं हुए थे। और सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात उस वक्त अलग अलग होते थे, यानी कौमी असेंबली के एक दिन और उसके बाद सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात। सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात का भी बाइकाट कर दिया अपोजिशन ने, उनमें हिस्सा नहीं लिया और कौमी असेंबली को भी तस्लीम नहीं किया। उसके नतीजे में
जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है उनको मजबूर हो गए, इतनी बड़ी तहरीक चली कि उन्होंने खुद तस्लीम कर लिया कि इंतखाबात दोबारा होने चाहिए। जी तो अब ये जो अपोजिशन है, अब इस वक्त जो अपोजिशन है एतराज़ात तो कर रही है, लेकिन वो असम्बलियों को तस्लीम भी कर रही है, वो उनमें मौजूद है, उनमें कंटेस्ट कर रही है, वज़ीर आज़म के लिए कैंडिडेट है, स्पीकर के लिए है, यहाँ वजारत आला के लिए है। तो इसलिए अब ये जो इसका ये जो हमारा सिस्टम है उसको वो बड़ा ख़तरा दरपेश नहीं है जो 1970 में दरपेश था। बिल्कुल ठीक। अच्छा आसमा जी, ये बात अपनी जगह जो शामी साहब दलील दे रहे हैं, लेकिन ये भी तो एक फैक्ट है ना कि नून लीग के अंदर से भी लोग, सीनियर लोग जो नवाज शरीफ साहब के करीब थे, मैं बार बार हवाले दे रहा हूँ मियाँ जावेद लतीफ़ साहब का, जब वो लोग भी धांधली की बात करेंगे और जब उनके सबसे बड़े इत्तेहादी पीडीएम लेड जो मूवमेंट थी मौलाना फजल रहमान, जब वो भी ये एतराज़ करेंगे तो पीटीआई की जो एतराज़ है उसमें वजन पड़ेगा, दुनिया भर की तवज्जो हमारी जानिब होगी, एक पॉलिटिकल अनरेस्ट होगी। कैसे आलमी माशी इदारे जो हैं वो हमारी तरफ तवज्जो दे पाएंगे? इस अनरेस्ट, ये अनरेस्ट जो है ये कैसे ख़त्म होगी? इसके साथ सिस्टम चल सकता है? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ये उसी तरह से ख़त्म होगी जामी, जिस तरह से ये 2018 के इंतखाबात के बाद हुई थी। यानी जैसे वो हालात थे वैसे ही शायद ये रहने की तवक्को की जा सकती है। ज़ाहिर है कि उस वक़्त भी कोई इतना ज़्यादा हमें मुआशी तौर पर अच्छी सूरत-ए-हाल का सामना नहीं करना पड़ा था और बहुत सारे इदारों के अंदर इंटरनेशनली तो ख़ैर क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल नहीं उठाए गए थे उस तरह से। इस दफ़ा भी इतने क्रेडिबिलिटी के ऊपर इंटरनेशनल सवालात नहीं है। मसलन मैं देख रही थी अभी कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी एक रिपोर्ट आई हुई है कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इस वक़्त तक जो 35 लोग हैं, यानी 35 हल्के हैं जिनकी कि कंप्लेंट गई है। आप इसको 35 पंक्चर से रिलेट भी कर सकते हैं, लेकिन 35 बाज़ाब्ता कंप्लेंट्स हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ने वसूल की हैं। और इसी तरह से अगर आप देखें तो 2018 के इंतखाबात में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बहुत सारी जो कंप्लेंट्स हैं वो कर चुके थे और एक बड़ी तादाद में लोगों का एक अनरेस्ट भी था, तमाम सियासी जमातों का, सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो मेरा ख्याल है कि एक ना वो अच्छे माहौल में इलेक्शंस हुए थे, ना ये अच्छे माहौल में इलेक्शंस हुए हैं। उस पे भी बहुत सारे एतराज़ात थे, इस पे भी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन वे फॉरवर्ड भी देखना चाहिए। क्या पाकिस्तान जो है वो मुतहम्मिल हो सकता है किसी भी तरह के कि आप खत लिखें बैठ के और खतूत के अंदर जो का सहारा लेके आप दुनिया को ये बावर कराएं कि पाकिस्तान को खुदारा पैसे ना देना क्योंकि इन्होंने हमारा इलेक्शन ठीक नहीं कराया। तो रियासतें जो हैं वो रियासतें ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करती। आपका सर्वाइवल इस मुल्क के साथ है। आपका सर्वाइवल जो है अगर इकॉनमी ठीक नहीं होगी और फ़र्ज़ किया कि 1.5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं और इसी तरह की बुरी सूरत-ए-हाल हो जाती है या 2.5 साल में होते हैं, तो क्या तहरीक-ए-इंसाफ अगर पावर में आ जाएगी तो वो भी इसी तरह की सूरत-ए-हाल से गुज़रेगी ना। उनके लिए भी एक अच्छा मुआशी माहौल चाहिए होगा जो कि दस्तयाब अगर नहीं होगा तो सबको नुकसान होगा क्योंकि ये मुल्क बिल्कुल है। ठीक है। एक छोटी सी ब्रेक मैं ले रहा हूँ आसमा जी, मेरे साथ रहें। दो अहम मौज़ूआत बाकी रह गए हैं। एक तो जब नून लीग के अंदर से लोग ये बात करें कि हम भी इस मैंडेट के साथ हुकूमत नहीं लेना चाह रहे थे, अब ले रहे हैं, खुशी से नहीं ले रहे, तो हुकूमती साख क्या होगी? जरदारी साहब काबीना का हिस्सा पहले मरहले में नहीं बन रहे, इत्तेहादियों की साख क्या होगी? और फिर जो ईवान बना है, क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ यूथ सबसे ज़्यादा है, जहाँ जो यूथ का वोटर है वो सबसे ज़्यादा है, जहाँ सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा वोकल है। इस सब के साथ जो मुंतखब शुदा अरकान असम्बली आए हैं उनमें यूथ कितनी है और सियासतदान जो बड़ी उम्र के हैं, जो जागीरदार हैं, उनका नंबर क्या है? सुनकर आप भी हैरान होंगे जिन्होंने हमारी तकदीर का फैसला करना है। छोटी सी ब्रेक है, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इंतखाबी नताइज, उसके बाद हुकूमत साजी, कैसे चलेगा ये निज़ाम? जबकि पार्टियाँ सरापा एहतजाज होंगी, पीटीआई नताइज मानने को तैयार नहीं, मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर रहे हैं सिस्टम को और नए इलेक्शन की मांग की जा रही है, या फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर ये ना चला तो फिर एमरजेंसी या कुछ मुतबादल आ सकता है। इस सब पर तो बात होगी इन तजिया निगारों से जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन मैंने ब्रेक से पहले जिक्र किया था कि पाकिस्तान की हैसियत के, यूथ के हिसाब से, नंबर ऑफ़ वोटर्स के हिसाब से उसको जहन में रखें। और फिर जो ईवान हमारा बना है उसमें आप देखिए कि 83 अफराद ऐसे मुंतखब हो गए हैं जो कारोबारी शख्सियात हैं, 112 का ताल्लुक ज़राअत या वो जागीरदार हैं, और 20 वो हैं जो सियासतदान अपने आपको कहलाते हैं कि हमारा पेशा यही है। यानी जो लार्ज नंबर है वो या तो कारोबारी है या जागीरदाराना है या फिर वो सियासी है। इस बीच में सिर्फ़ और सिर्फ 16 वकील आए हैं मुंतखब होकर, 7 ऐसे अफराद हैं जो डॉक्टर्स हैं,
4 ऐसे हैं जो इंजीनियर हैं, 4 ऐसे हैं जो इमाम हैं या आलिम दीन हैं, 3 जो हैं वो गद्दी नशीन भी हैं, और 3 सिर्फ ऐसे लोग हैं जो उस्ताद हैं। यानी पूरे मुल्क से जो नुमाइंदगी हुई उनके पेशे का मैं आपको फिगर दे रहा हूँ। साथ अगर आप वो यूथ की ब्रैकेट को जहन में रखें तो जो 26 से 35 बरस की उम्र बनती है निस्बतन नौजवान, वो सिर्फ 10 लोग हैं पूरे ईवान में, सिर्फ 10। सबसे बड़ा मुल्क जहाँ आबादी में यूथ सबसे ज़्यादा है वहाँ सिर्फ 10 लोग आए हैं। और 36 से 45 बरस की उम्र में सिर्फ 46 लोग हैं। ये होगी 45 बरस तक की ब्रैकेट। 46 से 75 बरस तक की ब्रैकेट है वो 209 से ज़ायद है। ऑलमोस्ट 70-80% जो है वो 46 से 75% है। ऐसे में मुशर्रफ ज़ैदी साहब, ये बात अपनी जगह के दुनिया की बाकी जमहूरियतों में भी बुजुर्ग रहनुमा हुआ करते हैं, ये कोई मंतक नहीं है। बट इज़ नॉट इट अ फैक्ट सर कि यहाँ पे जो जितना यूथ का नंबर है, जितना सोशल मीडिया वाइब्रेंट है, उस हिसाब से यूथ की नुमाइंदगी इस ईवान में नहीं है? जी 100% दुरुस्त। जामी, आपको पता है ये शायद सबसे ज्यादा अजीज टॉपिक है मेरे लिए। इसीलिए मैंने मुझे आपको बड़ी छेड़ा हैरत सर। होती है। जी जी, मुझे बड़ी हैरत है कि हम इस पे अभी भी जो है ठीक तरह देखिए, इशू पीटीआई या इमरान खान या नवाज शरीफ या मरियम नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, ये सिर्फ सतही इश्यूज हैं या तफरीक जो है ये कोई इतनी मानी खेज नहीं है। असल जो तफरीक है इस मुल्क की वो दो चीजों में नजर आती है। एक हमारी उम्र में, जहां पे जो औसतन यानी कि जो मिडिल पॉइंट है एज का वो है 23 साल, मीडियन एग्जैक्टली, एज जिसको कहते हैं। बिल्कुल इसका ठीक। मतलब है कि आधा मुल्क 23 साल से कम उम्र का है। आधा एग्जैक्टली, मुल्क 23 साल से कम उम्र का है। तो एक जो डिवाइड है वो ये 23 साल से कम वालों और 23 साल से ज्यादा वालों के दरमियान है। और दूसरा बड़ा डिवाइड जिसके बारे में हम बात नहीं करते वो है शहर और उसको अब गांव तो नहीं कहना चाहिए लेकिन अर्बन और नॉन अर्बन, यानी कि जो दही इलाके कहलाते हैं उनका, और जो शहर। और वो तफरीक इसलिए जरूरी है कि शहरों को जिस तरह से हम सोचते हैं और समझते हैं, हम जिस चीज को शहर बोलते हैं वहां क्या शहर वाली आसाइशें मौजूद हैं, और जिस तेजी से वहां पर आबादी बढ़ रही है और वहां पर भी ये यूथ का एलिमेंट जो है वो ज्यादा डोमिनेट करता है, क्योंकि जो यंग लोग हैं वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए बड़े शहरों तक जाते हैं, चाहे वो लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, पेशावर हो, क्वेटा हो। तो ये दो जो इश्यूज हैं, हमारी सियासत, हमारा सियासी निजाम, हमारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स इन चीजों पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे। और जो असेंबली का मेकअप है वो ऐन अक्कासी करता है कि पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान का निजाम कितना दूर जाके जो है डिस्कनेक्ट है बसा हुआ इनसे, है बिल्कुल उस ठीक। हकीकत से जो असल पाकिस्तान है। वेरी ट्रू आसमा जी, ये देखिए ना, बड़ी अहम बात है कि 23 साल की उम्र का जो हमारा वॉल्यूम बनता है वो आधी आबादी है पूरे मुल्क की, और यूथ में सबसे ज़्यादा हम है, जहाँ यूथ सबसे नंबर्स मैंने आपको पेश कर दिए। सिर्फ 4 इंजीनियर हैं या 3 उस्ताद हैं पेशे के अतबार से जो पहुँचे, और सिर्फ 10 अफराद ऐसे जो 26 से 35 बरस की उम्र में हैं। इसमें यूथ अपने आप को कैसे कनेक्ट करे इस निज़ाम से? यूथ तो महरूम नहीं महसूस करेगी, उन्हें नहीं लगेगा कि हम तो इस निज़ाम का हिस्सा ही नहीं है, हम तो एम्पावर्ड ही नहीं हुए, हमारे फैसले तो हम कर ही नहीं रहे, कोई और करे जिससे हमारे ख्वाबो ख्याल या सोच का इल्म ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और मेरा ख्याल है कि ये रिप्रेजेंटेशन बढ़नी चाहिए। अभी तो आप देखें कि शुक्र करें कि 5% जो खवातीन का रखा है कि जी वो जी जनरल जी। सीट्स के ऊपर आएंगी हर सूरत, और वो बहुत सारी सियासी जमातों ने उसके ऊपर अमल भी किया है। मगर असल बात तो ये है कि आप किस तरह से अपनी सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत भी लाते हैं, और जमहूरियत के साथ आप रिप्रेजेंटेशन जो है वो किस कदर सामने लेके आते हैं। मसलन मेरे लिए या मुझ जैसों के लिए, आप जैसों के लिए, मुशर्रफ साहब के लिए, शामी साहब के लिए बड़ी बाइस इत्मीनान बात है कि सिंध असेंबली में जो डिप्टी स्पीकर हैं वो हमारे जी, अकलियती। क्रिश्चियन कम्युनिटी जी। के आए हैं, एंथनी, और हमें इसको एप्रिशिएट करना चाहिए। इसी तरह से आप देखें कि वजीर आला खातून आ गई हैं। ये ऑप्टिक्स है जो मुआशरा अडॉप्ट करता है और उसके ऊपर जो है वो आगे बढ़ता है। ये मेरा ख्याल है कि होना तो यही चाहिए था कि सियासी जमातों के अंदर जो है वो नौजवान
क़यादत को लाया जाता। मुझे याद है अच्छे तरीके से कि बिलावल साहब खुद भी ज़ाहिर है कि एक नौजवान हैं और मरियम साहिबा भी अब थोड़ा-सा आगे निकल गई हैं, लेकिन फिर भी नौजवानों में ही हम उनको जवानों में उनको शुमार करते हैं। तो मियाँ साहब जो थे वो ये समझते थे कुछ अर्सा पहले जब हमारी बात हुई कि ये जो जितने भी यंग लोग हैं उनको एक्टिव करने के लिए उनको आगे लाना पड़ेगा। मगर अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कि सारी सियासी जमातों में बशमूल इसके कि क़यादत नौजवान आई, लेकिन उनको उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो नौजवान असेंबलियों के अंदर उस तरह से नहीं आई। लेकिन और मैं अगर बड़ी नौजवानों उम्मीद को, लेकिन अगर आसमा जी, अगर नौजवानों को टिकट्स दिए भी गए तो वो या बरखुरदार है या भतीजा है, भांजा है या कोई अजीज, ऐसा नहीं हुआ कि मगर एक पार्टी का आम वर्कर जो है। जी बिल्कुल इसका आप क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दें। बिल्कुल मिलना आपको चाहिए, मिलना आपको देना चाहिए। पड़ेगा मैं कि ये जिस तरह महर सत्तार की मिसाल दूंगा, महर सत्तार की मिसाल दूंगा। उकाड़ा से एक जिम्मेदार किसान तहरीक के रहनुमा पीटीआई में आए, कई केसेस का उन्होंने सामना किया। अब जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात होने जा रहे हैं पंजाब में, उसमें हमाद अजहर ने बताया कि उनको जिम्मेदारी दी जा रही है इस सारे सिलसिले की। बहुत काबिल। शामी साहब, 83 कारोबारी शख्सियात, 112 ज़रात या जागीरदार और 20 सियासतदान, आम आदमी पार्टी की तरह आम आदमी यहाँ कहाँ है सर पार्लिमान में? वो कैसे जुड़े इनके साथ? आम आदमी वोट तो देता है ना। बिल्कुल देता है। तो जब वोट देता है तो यानी इंतखाब तो उसी ने करना है ना। सही है। देखिए बुनियादी बात क्या है? बुनियादी बात ये, हमारी सियासी जमातें उस तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं हैं जिस तरह से होना चाहिए दुनिया के दूसरे मुल्कों में होता है। और उसके साथ जो टिकट है, टिकट यहाँ ऐसा नहीं होता कि आपने एक पार्लियामेंट्री बोर्ड बना दिया और उसने टिकट दे दिए। वो टिकट जो है वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो उस जमात के अरकान होते हैं वो चुनते हैं। वो जमात वहां से नीचे से ऊपर आता है, नॉमिनेशन जो है यहाँ ऊपर से ऊपर ही रहते हैं। इसलिए बहुत कुछ इस्लाह होने की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपसे ये भी अर्ज़ करूं कि जब हम बिल्कुल नौजवान जो है ना 20 से 30 साल तक के, वो अपनी तालीम में मसरूफ़ होते हैं, रोटी रोज़ी का मसला होता है, इसलिए पॉलिटिक्स की तरफ इस तरह मतवज्जो नहीं हो सकते। ये भी एक वजह है। तो बहरहाल जमातों को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और नौजवानों को ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए। और ऑर्गेनाइजेशन में, पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन जो आप अगर मजबूत करेंगे, उसको बाकायदा करेंगे, उसका कोई सिस्टम होगा तो पार्टी के अंदर भी लीडरशिप सामने आएगी। अगर आप सिर्फ अपने लोग नॉमिनेट कर देंगे तो फिर क्या कबातें पैदा होंगी। लेकिन मेरा ख्याल प्रोसेस चलता रहे। जिस तरह औरतों के अब मामलात में देखिए ना, अब ये इतनी बड़ी तादाद में जो नॉमिनेशन होती है ख्वातीन की, दुनिया की किसी असेंबली में नहीं होती। और फिर बराह रास्त उनके अगर ऐसा हो कि ये जो यानी कोई नशिस्तें महसूस कर दी जाएं टेक्नोक्रेट्स के लिए भी, तो मेरा ख्याल ये बेहतर हो सकता है। और सियासी जमातों को मजबूर किया जाए कि वो नौजवानों को भी वोट टिकट दें। आखिरी हिस्सा चल रहा है, मैं क्विकली जाऊंगा बाकी पैनलिस्ट की जानिब भी। आसमा जी, पीपल्स पार्टी ने बज़ाहिर बड़ा संभाल के, देखभाल के अपने आप को पोजीशन किस किया है, चाहे वो सदर की कुर्सी हो या आईनी उहदों की मांग हो। इत्तला ये थी कि काकड़ साहब भी आगे इस रेस में, चेयरमैन सेनेट के ऊपर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, शरी रहमान साहबा का भी जिक्र मैं सुन रहा था। तो ये चल क्या रहा है, आपकी खबर क्या है इस बारे में? जी, बिल्कुल। अभी तो फिर दोबारा से यूसुफ गिलानी साहब को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, जो इत्तलात हैं कि वो सेनेट की अपनी सीट जो है वो रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कौमी असम्बली की सीट जो है उसमें तो वो महज 185 वोटों से शायद वो जीते हैं। और दूसरी बात ये कि सेनेट के अंदर दोबारा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन होना भी एक बड़ा मसला होगा। तो अब ये कहा जा रहा है कि उनको ही शायद जो है वो नॉमिनेट किया जाएगा। लेकिन काकड़ साहब जो हैं उनकी बड़ी जो पुश्त बड़ी मजबूत है, और मजबूत पुश्त के साथ जो है वो उनके साथ ज़ाहिर है कि कुछ ना कुछ वादे तो होंगे कि चेयरमैन सेनेट के तौर पे उनको लाया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर उनको वो उसमें शामिल होते हैं और फिर वो वहाँ पे उनके बिहाफ पे लड़ते हैं, तो खुद पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया हो जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारी जो शख्सियात हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर इसलिए भी हैं कि उनके साथ जो है वो उनको भी कुछ ना कुछ जो है दिया जाए, और लॉयल्टी उनकी जो है वो सामने नजर आती है। मगर अगर इसी तरह से पार्टियां चलती रहीं कि बाहर से लोगों को अडॉप्ट करके आप उनको अपनी आला ओहदे देंगे, तो फिर पार्टियों के अपने अंदर जो तंजीम है वो कमजोर होगी। तो मैं पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा चैलेंज है इस वक्त कि वो किस तरह से इस सूरत हाल से निपटे। मुशर्रफ साहब, आप ये फरमाएं कि इस सब के बीच अब वे फॉरवर्ड क्या है, क्योंकि ये पीटीआई ये बंदोबस्त है,
ये ज़बरदस्ती की शादी करवाई गई दो पार्टियों की और उनको हमारी जगह उनको हमारे मैंडेट की तौहीन करते हुए उनको गवर्नमेंट दी जा रही है। इमरान खान साहब अपनी पोजीशन से एक स्टेप पीछे नहीं हो रहे, रियासत हो या दीगर बड़ी सियासी जमातें हों वो भी एक स्टेप पीछे नहीं हो रहे। तो ये वे फॉरवर्ड के अगर यही नुक्ता रहा और यही फड्डा रहा तो क्या फिर हम हासिल कर पाएंगे और इसका हल क्या आपको नज़र आता है? मुशर्रफ साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? जामी, मेरा ख्याल है कि जी जी, मैं बिल्कुल मैंने सुना, और जो जवाब देने में डिले है वो इसलिए कि वे फॉरवर्ड जो है वो कोई बहुत मुस्बत या पॉजिटिव जो है वो कम से कम मुझे तो नजर नहीं आ रहा। जो मेरी उम्मीद है और जो सैयद मुशाहिद हुसैन सईद साहब की जो स्पीच थी सेनेट में, उस सिमत में ही मेरी अपनी सोच भी है। शायद नेशनल गवर्नमेंट जो है उसकी जरूरत ना हो, लेकिन एक चीज की जरूरत बिल्कुल है और वो ये कि म्याना रवि का रास्ता अख्तियार करने वाले लोगों को वो जो मुशाहिद हुसैन अपना सैयद जो साहब की व्यू आपने है, बात की, उस बात को फिर पीर साहब पेगारों ने भी रिपीट किया। उसी बात को कल के मेरे शो में मियाँ जावेद लतीफ़ ने भी रिपीट किया। तो अगर ये तीन मुख्तलिफ लोग कह रहे हैं और आप जैसे दानिश्वर भी इस्लामाबाद बैठ के समझ रहे हैं, तो इसका मतलब है फिर कुछ और ही होने जा रहा है या होगा। नहीं मैं आपने मुझे दानिश्वर कह के दानिश्वरों के साथ ज्यादती की। जामी, हमारे लिए तो मैं आप तो सिर्फ दानिश्वर ये हैं। कहूंगा कि जहां तक ये नेशनल डायलॉग की जरूरत की बात है, तो मैं 2020 से ये और ये मैं तहरीरी तौर पे जो है काफी डिटेल में इस पे लिख भी लिख भी चुका चुके हूं हैं। और बात भी कर रहा हूं कि जिस सिमत में इस माशरे में तफरीक जो है जहां लेके जा रही है हमें, उससे बचने के लिए बड़ों को बड़ा बनना पड़ेगा। पिछले साल जून में फिर मैंने नवाज शरीफ का डायरेक्टली उनका नाम लेके उनको कहा कि हमारी सियासत में इस वक्त सबसे बड़े जो है वो हैं। तो उनको भी एक जो है ना सिर्फ म्याना रवि बल्कि फराख दिली का मुजाहरा करना पड़ेगा। जो मुझे एक अच्छी सूरत नजर आती है वो ये कि कम से कम ये हिकमत तो नजर आई पीएमएल नून में कि नवाज शरीफ ने खुद ये फैसला किया कि वो आगे नहीं होंगे, वो पीछे बैठेंगे। ये शायद एक बहुत अच्छी चीज की अक्कासी करती है। इसी तरह से मेरा ख्याल है कि कुछ लोगों को मुनज्जम होके इमरान खान के पास जाना पड़ेगा। पीटीआई में दर्जनों माकूल और जिम्मेदार और बहुत अच्छे लोग जो हैं वो वो मौजूद मौजूद है, हैं, बिल्कुल ठीक। जिस तरह बाकी पार्टियों में भी हैं। तो उनको अपने लीडर को आमादा करना पड़ेगा, लेकिन ये जो आर या पार वाली सियासत है, ये ये अब नहीं चल पाकिस्तान सकती। जो है ये अफोर्ड नहीं कर सकता। शामी साहब, इस सब के साथ जो ग्रिप होती है एक निज़ाम की, वो कमज़ोर होती है ना। जो कुछ हम देख रहे हैं 18 हो या 20 का चुनाव हो, तो जब ग्रिप ही कमज़ोर हो जाए तो बंदोबस्त कैसे और कितना अर्सा चल सकता है, और फिर हल क्या आप तजवीज़ करते हैं, कौन किसके पास जाए? देखिए, ये आप देखें, हम थोड़ा इस्तेहकाम तो हासिल कर चुके हैं, यानी सफ़र का आगाज़ हो गया है और तमाम सियासी जमातें असम्बलियों में मौजूद हैं, वो उनको तस्लीम कर चुकी हैं। तो जब वो उनको तस्लीम कर चुकी हैं, अब पीटीआई जो है और उसके चेयरमैन भी ये अमली तौर पर अब वो पार्लिमानी सियासत जो है उसमें जौहर दिखाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि इससे फिर बातचीत का दरवाज़ा भी खुलेगा। शामी साहब, किसे पहल करनी चाहिए? पहल तो उन्हीं को करनी चाहिए जो इख्तिदार में होते हैं। बिल्कुल ठीक। क्या आपको लगता है कि शहबाज साहब, जरदारी साहब या नवाज साहब इस सिलसिले में हुकूमत साजी के बाद पहल करेंगे, बिल्कुल, दावत मैं देंगे पीटीआई को? समझता हूँ कि अगर शहबाज शाह वज़ीर आज़म बनते हैं, जब बन जाएंगे, तो उनको चाहिए वो एक खत लिखें इमरान खान साहब। मुझे तो इत्तला मिली कल आप नवाज शरीफ साहब से कहीं मिले हैं। नहीं, नवाज शरीफ साहब से मिले हैं, मतलब हाँ, वो तो शरीफ मेडिकल सिटी की तकरीब थी, कन्वोकेशन, तो वहाँ गए थे। मुलाकात तो नहीं कह सकते अब उनको, आंखों ही आंखों में बात हो रही थी बस। तो आंखों ही आंखों में आपको क्या समझ आई? यहाँ ही काम देखिए, करेंगे, राहबरी करेंगे या फिर लंदन चले जाएंगे? नहीं, लंदन क्यों जाएंगे, अच्छा, यहीं रहेंगे। और बिल्कुल, यानी इख्तदार जो है, सियासत उसके साथ जुड़ी हुई नहीं है। सियासत जो है, यानी इख्तदार अलग चीज़ है, सियासत अलग चीज़ है। और फिर वो तो सियासत जो है उसकी तो अपना एक अपनी लज्जत है। वो क्या कहा हमारे शायर ने कि मोहतरम फातिमा जनाब जब आई थी, उनका कसीदा लिखा था कि हाकम वही है जिसकी हुकूमत दिलों पे हो,
वाह, बेताज ताजदार है मिस फातिमा जना, तो ये उनका खजीदा लिखा था। तो यानी नवाज शरीफ साहब तो वजीर आजम नहीं होंगे, वजीर अल्लाह नहीं होंगे, लेकिन हुक्मरान तो होंगे, ताकत तो बिल्कुल होगी ठीक। उनके पास। आसमा जी, वो मुझे फिर अब शेर ये है कि अब उनको आगे बढ़ना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। देखिए, मैं सुनिए, मैं अर्ज करूं, ये रिलीफ जो है तो वो उसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आप एक हद से ज्यादा अजियत नहीं दे सकते किसी को। बिल्कुल ठीक। और एक जब सिस्टम मैंडेट के भी सामने आ जाए, जमहूरियत इतना के बड़ा, अंदर रहते हुए, बिल्कुल ठीक, और उसका सबूत महफिज फर्ज जो हैं वो पेशावर हाई कोर्ट जमानत करवाई, आके हलफ लिया। अब वो लोग जो रूपोश थे, जो पर्दा स्क्रीन पर नहीं थे, असेंबली में नहीं थे, उनके पास मैंडेट मिला, मुंतखब होकर आए हैं। कल जरताज गुल वजीर मेरे प्रोग्राम में थी, ये सब आएंगे, इसी मैंडेट पे इन्हें तकिया करना चाहिए। लेकिन आसमा जी, मुझे फिर शेर याद आ गया कि नई मुश्किल कोई दरपेश पेश हर मुश्किल से आगे है, सफ़र दीवानगी का इश्क की मंजिल से आगे है। पहल कौन करेगा? क्या शहबाज साहब, नवाज साहब, जरदारी साहब इस मैंडेट और हुकूमत के बाद एक कदम पीछे हटते हुए इमरान खान साहब को दावत देंगे? क्या किसी सियासी बंदोबस्त के लिए कुछ बुनियादी एग्रीमेंट कर लें? मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में ऐवान सदर जो है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड डायलॉग की भी और उसकी भी बात होगी, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि क्या इमरान खान साहब मानेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनसे राब्ता किया था, जो हमारी इत्तलात जी है बिल्कुल। हुकूमत साजी की थी, तो उन्होंने उस पे भी कहा कि मेरे लिए क़यामत होगी अगर मैं इनके साथ बैठूं। तो मेरा ख्याल है इस रवैये के साथ आगे कैसे बढ़ा जाएगा। जो आपने शेर पढ़ा है, उसके शेर के जवाब में तो हम यही कह सकते हैं कि हम सियासत से मोहब्बत का चलन मांगते हैं, शबे सहरा से मगर सुबह चमन मांगते हैं, वाह, फ़कत इस क्या जुर्म कहने। कहलाए गुनहगार के हम बहरे नामूस से वतन जामाए तन मांगते हैं। क्या तो मेरा कहने। ख्याल है कि सियासत से मोहब्बत का चलन मांगते हैं। इस मोहब्बत का जवाब अगर दिया जाएगा तो फिर बात आगे बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा आसमा शराजी साहिबा, जदी साहब और जनाब मुजीबर रहमान शामी साहब। बात यह है कि ये बहस भी होती रहेगी, आदाद शुमार, फैक्ट एंड फिगर भी आते रहेंगे और शिकायत भी आती रहेंगी, लेकिन मुझे आपको आम शहरी को चैन तब भी नसीब होगा जब सियासी इस्तेहकाम होगा, जब सियासतदान मिल बैठेंगे मेरे लिए, आपके लिए, अपने गिले शिकवे। जी सर। गुजरना है, दर्द दवा का- हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है, दवा हो जाना। हो जाना। और हमारा जी प्रोग्राम यहाँ ख़त्म हो गया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।